हाय एवरीवन, अभी हम लोग आगे अपना टॉपिक करते हैं जो डायनेमिक स्टेट है बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम लोग का एक बायो मॉलिक्यूल जो होता है, डायनेमिक स्टेट का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली जितने भी रिएक्शंस वगैरह हैं वो सभी चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या हो गया, वो मेरी बॉडी की डायनेमिक स्टेट वहाँ पर हो गई। मतलब मैं किसके बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ, मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ। जो हम लोगों के पास बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एक टर्नओवर नंबर होता है। टर्नओवर नंबर का मतलब क्या हो गया कि वो कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज हो रहे हैं एक बायोमॉलिक्यूल से दूसरे बायोमॉलिक्यूल के अंदर। देखो, टर्नओवर का मतलब टर्न होना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर टर्न होना, तो टर्नओवर हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। मतलब दीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमॉलिक्यूल। टर्न ओवर, तो बायोमॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एक टर्न ओवर यहाँ पर होता है। समझ में आ गया, टर्न होना, टर्न ओवर होना, एक बायोमॉलिक्यूल से दूसरा बायोमॉलिक्यूल यहाँ पर हम लोग का बनाना। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं जो कि पूरी की पूरी बॉडी का क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मेरी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि कौन से रिएक्शन यहाँ पर बॉन्ड्स को बना रहे हैं, कौन से रिएक्शन यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं। ये मेरी बॉडी का क्या बनाएंगे, ये मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म यहाँ पर बना रहे होंगे। मेटाबॉलिज्म समझ गए ना, मेटाबॉलिज्म अपने पास क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो मेटाबॉलिज्म हो गया, राइट। सो एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करूं, पता ही है तुम लोगों को, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ये सब चीजें हम करते हैं। जैसे मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करें तो अमीनो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अमीन के अंदर, ठीक है। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, एक न्यूक्लियोटाइड बेस में से अमीनो ग्रुप को रिमूव कर दें। ग्लाइकोसिडिक, डाइसैक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ दें, वहां पर उसको तोड़ दें, ठीक है। डाइसैक्राइड है, डाइसैक्राइड को तोड़ दें अपन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को उनके बीच के। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्स्टेंटली करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, जो डायनेमिक स्टेट है बॉडी का, उसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस वहां पर हो रहे हैं, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ब्रेकिंग भी हो सकता है, फॉर्मेशन भी हो सकता है। ब्रेकिंग होगा तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कैटाबॉलिज्म। अगर बनेगी कोई चीज पर्टिकुलरली तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो ये दो टर्म्स आप लोग वैसे भी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर भी पढ़ लेते हो, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। सो मेटाबोलाइट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन वहां पर होता है। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। जो अपने जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो मेटाबॉलिज्म जिनके अंदर हो रही है वो क्या है, वो है मेटाबोलाइट्स, जो कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और अपने पास यहां पर क्या है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन अपने पास है, मेटाबॉलिक पाथवे हम लोगों के पास ये यहां पर हो गया। तो मेटाबॉलिक पाथवे कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर, क्रिस क्रॉस ईच अदर देयर एट क्रिस क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कहाँ पर, एट देयर ट्रैफिक जंक्शन के ऊपर। डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन, इनकी डेफिनेट रेट होता है, डेफिनेट डायरेक्शन अपने पास यहाँ पर होती है। तो ये क्या हो गया हम लोगों के पास, मेटाबॉलिक पाथवेज। इनका एक डेफिनेट रेट होगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन यहाँ पर होगी। चलो ठीक है जी। मेटाबोलाइट फ्लो क्या होगा, तो डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेटाबोलाइट जो फ्लो कर रहा है, इनके अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, टर्म्स अपने आप ही हर चीज को क्लियर कर रही हैं। हर केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटालाइज्ड होता है। कैटालाइज क्यों होता है, कैटालिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो अपने रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का डाइजेशन हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर अपने जो कैटालिस्ट हैं वो प्रेजेंट है, इसीलिए वो डाइजेशन जो है वो जल्दी हो रहा है। अदरवाइज तो सालों साल खाना अपने पेट में ही पड़ा रहता है, उनका डाइजेशन हो ही नहीं पड़ता। एंड जनरली जो कैटालिस्ट होते हैं वो हम लोग के पास क्या होते हैं, वो हम लोगों के पास प्रोटीन्स होते हैं। सो हर केमिकल रिएक्शन जो है वो
कैटालाइज्ड होती है, उसमें कैटालिस्ट होता है जो कि अपने रिएक्शन को क्या बना देता है, फास्ट बना देता है। एंड जनरली कैटालिस्ट क्या होते हैं, जनरली कैटालिस्ट प्रोटीन्स होते हैं। सो मेटाबॉलिक पाथवे मैंने आपको बता दिया क्या होंगे, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। जो छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा वो क्या हो गए, कैट, बिल्ली। बिल्ली बिल्ली क्या करती है, छोटे पार्ट्स में तोड़ती है। तो डिग्रेडेशन लीडिंग टू सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को छोटे स्ट्रक्चर में तोड़ना। जैसे अपने पास जो है ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड बना देता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। जब मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उस टाइम पे क्या होगा, मेरा ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा स्केलेटल मसल्स के अंदर, क्योंकि मुझे वहां पर किस चीज की जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत थी। तो एनर्जी वहां पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ग्लूकोज बड़ी फॉर्म थी, वो छोटी फॉर्म दैट इज लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये हम लोग के पास यहां पर क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म अपने पास हो गया। दूसरा होता है हम लोगों के पास यहां पर एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म अपने पास क्या होगा, ये बायोसिंथेटिक पाथवे है, जुड़कर दो बड़ी चीजें यहां पर बना दी। तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर से मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि अपना एसिटिक एसिड जो है उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, कोलेस्ट्रॉल बना दिया। यहां पर एनर्जी का रिलीज हुआ था, यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां पर दो चीजें मिलकर बड़ा बना रही है तो कंज्यूम होगी एनर्जी यहां पर हम लोग के पास। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म अपने मेटाबॉलिक पाथवे के दो पार्ट्स यहां पर हो गए, राइट। अब ग्लूकोज जो है हम लोग के पास लैक्टिक एसिड यहाँ पर अपन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस जब अपन पढ़ते हैं अपना प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे 10 स्टेप्स के अंदर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस वहाँ पर पढ़ते हैं, 10 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो जो केमिकल बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है उनके फॉर्म में, बॉन्ड क्या करता है, यूटिलाइज एनर्जी किस चीज़ के लिए करता है, बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक, मैकेनिकल वर्क, इन सभी कामों के लिए जो एनर्जी बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर्ड है उनको बायोसिंथेटिक के लिए, ऑस्मोटिक वर्क के लिए, मैकेनिकल वर्क किसी भी उसके लिए वो किया जा सकता है यूज। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ये तो सभी लोगों को पता है, इस चैप्टर में सच कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जो लिविंग स्टेट हम लोग के पास होती है, जो बायोमोलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो एक कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर अगर ग्लूकोज है तो वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर प्रेजेंट होगा। जाते हो ना डॉक्टर के पास, चेक करवाते हो ना अपना, कोई चीज़ मेरी ज़्यादा तो नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, ये तो नहीं बढ़ गया, वो तो नहीं बढ़ गया। इसका मतलब हर चीज़ जो है तुम लोगों के पास वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के ऊपर ही प्रेजेंट है। जैसे कि ग्लूकोज का ब्लड कंसंट्रेशन जो है वो कितना होता है, 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक है। बायोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिक फ्लक्स के अंदर जो लिविंग स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। मतलब अपने पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, लिविंग स्टेट के बारे में बात कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज है हम लोगों के पास यहाँ पर, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स यहाँ पर कहते हैं, ठीक है जी। तो अपने पास स्टेडी स्टेट जो है, स्टेडी स्टेट मतलब क्या हो गया, हर बायोमोलिक्यूल का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वहाँ पर प्रेजेंट है। देखो, करेक्टराइज्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब अपने पास यहाँ पर क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स किस में है, मेटाबॉलिक फ्लक्स में है। स्टेडी स्टेट जो है, स्टेडी मतलब रुके हुए हैं, वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट अपने पास होती है ताकि वर्क हम लोग परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना रोटी बनानी है, तो कॉन्स्टेंटली रोटी वापस आटे में कन्वर्ट हो रही है, आटा वापस रोटी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो तुम उस रोटी को कभी खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली इक्विलिब्रियम में है, वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर तुम लोगों को वर्क परफॉर्म करना है तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट वहाँ पर अवेलेबल अपने पास होती है, राइट। और लिविंग प्रोसेस कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम में फॉल ना कर जाए। तो इसीलिए अब मान लो तुम लोग को रोटी खानी है, तो ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत रोटी आटे में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ रोटी बचे, तभी वो तुम लोगों तक पहुंच पाएगी, तभी वो तुम लोगों के लिए
बच पाएगी। ठीक है जी। सो अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। अब ये कैसे करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल तुम्हारी रोटियां कॉन्स्टेंटली ऐसे कन्वर्ट हो रही हैं, अब तुम्हारा काम तो नहीं हो पाएगा। तुम क्या करोगे? तुम उनको रोटियों को और जला दोगे और उनको अच्छे से पका दोगे, मतलब तुम अपनी फुल एनर्जी लगा दोगे, एनर्जी का इनपुट करोगे ताकि तुम लोगों के पास यहाँ पर क्या हो जाए, अचीव हो जाए तुम लोगों के पास ये वाली कंडीशन। तो मेटाबॉलिज्म क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है। सो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म दोनों असल में सिनोनिमस ही हैं। कोई इंसान जिंदा है, कोई इंसान लिविंग है और दूसरा मेटाबॉलिज्म अपने पास हो गया। सीधे सीधे शब्दों में पता है क्या बोलना चाह रहे हैं? सीधे सीधे शब्दों में मेटाबॉलिज्म का मतलब कोई चीज़ का टूटना और कोई चीज़ का बनना। ठीक है, दो अपने पास हो गए, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो तुम लोग उससे अपनी बॉडी में सारे काम नहीं करवा पाओगे। मैंने आपको बोला ना, ये आपकी चपाती बन के आ गई थी, आप इसको वापस से आटा में कन्वर्ट कर रहे हो तो कभी भी आपका काम चल ही नहीं पाएगा। आपको रोटी चाहिए ही चाहिए, अगर आपको रोटी नहीं मिलेंगी तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। अब मान लो फिर भी वो आटे में कन्वर्ट हो रही थी, तो तुमने थोड़ा सा एनर्जी का इनपुट और ज़्यादा दिया और एनर्जी का इनपुट और ज़्यादा देके तुमने इन रोटियों को थोड़ा सा और ज़्यादा पका दिया। अब ये रोटियां इस आटे के अंदर वापस कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो एनर्जी का इनपुट देकर आप लोगों ने एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिया। जितना आटा रोटी बना रहा था उतनी ही रोटी आटे में कन्वर्ट हो रही थी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट थी। अब जितना आटा रोटी बना रहा है उतनी ही रोटी वापस आटे में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। तो अब जो रोटी अपने पास बन के आ रही हैं, इन रोटियों का हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो वर्क कर सकती है, तो इसीलिए हमें क्या कहा जाएगा? जिंदा कहा जाएगा, हमें लिविंग स्टेट कहा जाएगा। तो ये जो रोटियां अब ऐसे कर रहे हो, तो मेटाबॉलिज्म है ये अपने पास। तो मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट असल में सेम चीजें ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं जिंदा हूं, मतलब मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है। अगर मेटाबॉलिज्म मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं लिविंग नहीं वहां पर हो सकती हूं। उसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर एंजाइम्स के बारे में। जो एंजाइम्स होते हैं वो मैंने आपको क्या बोला? ऑल एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीन एक्सेप्ट द राइबोजाइम, जो कि क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड अपने पास यहाँ पर होते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट द राइबोजाइम्स विच आर न्यूक्लिक एसिड। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो एंजाइम लाइक प्रोटीन हैज, जो अपने पास एंजाइम जैसे अपने पास जो प्रोटीन हो गए उनका क्या यहाँ पर होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर अपने पास होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब सीधा स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड प्रोटीन के सीक्वेंस में ऐसे सीधे सीधे अपने पास हो। तो जो अपना प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वही एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। तो प्रोटीन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, तो इनके अंदर भी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर अपने पास टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होगा? वही फोल्ड करेगा एक दूसरे के ऊपर, क्रिसक्रॉस करेगा अपने आप को यहाँ पर, और उसके अंदर क्या बनते हैं? कोई भी चीज वहां पर पर्टिकुलरली फिट होती है। अब 3 डिग्री स्ट्रक्चर है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने पास ये हो गया, इसके ऊपर भी लपेटने का बना रखा है, तो कुछ पॉकेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी कि हम इनके अंदर बैठ सकते हैं यहाँ पर, तो कुछ पॉकेट्स यहाँ पर बनेंगी। उन पॉकेट्स का नाम क्या होता है? उन पॉकेट्स का नाम होता है एक्टिव साइट। तो अपने पास मैंने आपको क्या बोला? जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर एक्चुअली द प्रोटीन्स। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, किसको छोड़कर? राइबोजाइम को छोड़कर। राइबोजाइम हम लोग के पास क्या होते हैं? राइबोजाइम हम लोगों के पास यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो एंजाइम लाइक प्रोटीन्स हैज, उनके पास क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अमाइनो एसिड का अपने पास सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन यहाँ पर होता है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर अपने पास हो सकता है। मेनली अपने पास क्या होगा? मेनली अपने पास टर्शरी होगा। मैंने आपको क्या बोला? एंजाइम जो है वो असल में क्या है? एंजाइम और कुछ नहीं है, एंजाइम बस प्रोटीन्स है। ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? आपस में पूरा लिपटा हुआ है, तो उसमें एक जगह होगी, एक पॉकेट वहां पर होगी। उस पॉकेट का नाम क्या होता है? उस पॉकेट का नाम होता है एक्टिव साइट, जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो है वो फिट करते हैं एक्टिव साइट के अंदर और कैटालिसिस करते हैं। जो अपना एंजाइम है उसके अंदर सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट में फिट करते हैं, वो साइट एक्टिव साइट जहां पर वो सारे काम करवाएगा।
और उसके बाद रेट को कैटालाइज अपने कैटालिस्ट करते हैं, राइट। काफ़ी वेज में डिफ़र कर सकते हैं अपने पास जो एंजाइम्स हम लोगों के पास यहाँ पर हैं। और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी अपने पास होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो इनऑर्गेनिक उससे बने हुए हैं। अब तुम लोग खुद सोच के देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनऑर्गेनिक उससे बने हैं, मतलब ऐसे नहीं कहते पत्थर का दिल है तेरा, पत्थर का दिल है तेरा मतलब वो तो इनऑर्गेनिक उससे बने हुए हैं, तो वो हर तरीके से काम करते हैं, उनका दिल पत्थर का है। हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, कोई भी कंडीशंस अपने पास हो, सभी कंडीशंस के अंदर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करते हैं। दूसरे अपने पास हो गए एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, अपने हाई टेम्परेचर के ऊपर वो हो जाते हैं, बेचारे की जिंदगी में थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है तो बेचारे डैमेज हो जाते हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म से जितने भी एंजाइम्स निकालेंगे, जो सच में एक इंसान होता है उसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स जितने भी वो निकालेंगे हम लोग एंजाइम्स, तो वो कैसे होते हैं, अपने 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उससे हाई टेम्परेचर के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। स्टेबल एंड रिटेन कैटालिटिक पावर एट हाई टेम्परेचर, राइट। तो एंजाइम्स अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, जो कि अपना 40 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर से ऊपर क्या कर देते हैं, अपना वो क्या कर देंगे, खो देंगे, ठीक है जी। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अपने पास यहाँ पर एफिशिएंटली वर्क करते हैं दोनों कंडीशंस के ऊपर, और हम लोगों के पास यहाँ पर देखो हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। और अब वो चीज़ वहाँ पे शायद पेज के नीचे कट गई, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अपने पास एंजाइम्स आइसोलेटेड जो अब नॉर्मली अंडर एक्सट्रीम लिव अंडर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की कंडीशंस के अंदर जो रहते हैं अपने पास यहाँ पर, वो क्या हो गए, हॉट वेंट्स के अंदर और सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल रहते हैं। तो जनरली अपन के पास क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे इसका पोर्शन कट गया है, शायद नीचे आना था, यहाँ पे एक पेज गायब है, यहाँ पे हाँ एक पेज गायब है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोगों के पास एंजाइम जो है वैसे तो हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स अपने पास यहाँ पर ऑर्गेनिज्म से अपने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेबल एंड रिटेन कैटालिटिक पावर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर कैटालिटिक पावर को ये क्या करते हैं, हम लोगों के पास रिटेन रखते हैं। वो कौन से हैं, वो इधर देखो, जो रिटेन अपने पास यहाँ पर करते हैं, हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग्स, ये स्टेबल होते हैं और कैटालिटिक पावर को हाई टेम्परेचर के ऊपर भी 80 से 90 डिग्री सेल्सियस भी अपने पास हो तो वहां पर भी ये क्या रखते हैं, वहां पर भी ये अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन रखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पर इनके अंदर होती है, किसके अंदर, जो हाई टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग्स, उनके अंदर जो रहते हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी 80-90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी काम कर जाते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, अलग अलग वेज में डिफर करते हैं एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एफिशिएंटली वर्क करेंगे चाहे हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, जबकि एंजाइम्स जो होते हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या हो जाते हैं, डैमेज अपने पास यहाँ पर हो जाते हैं। और डैमेज होने के बाद एंजाइम्स जो ऑर्गेनिज्म से अपने पास यहाँ पर है, वो कैटालिटिक पावर हाई टेम्परेचर्स के ऊपर रखते हैं। वो कहाँ पर, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर 80-90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी वो काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। एक केमिकल कंपाउंड जो अपने पास होता है, 8वीं-9वीं क्लास में तुम लोग पढ़ते थे, उनके अंदर एक फिजिकल चेंज होता था, कुछ के अंदर केमिकल चेंज होता था, ठीक है। तो याद है तुम लोग को, जिसको तुम लोग रिवर्स कर पाते थे उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोल देते थे, जैसे कि आइस, वाटर वेपर को फिर से तुम लोग कम टेम्परेचर में रख दोगे, वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकल चेंज क्या होता था, जिसमें केमिकल प्रोसेस हो गई, जिसको तुम लोग रिवर्स नहीं कर सकते थे, राइट, याद है तुम लोगों को, जिसको तुम रिवर्स नहीं कर पाते थे, केमिकल चेंज। बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं केमिकल, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ शेप के अंदर चेंज करें, वापस से इंटर कन्वर्टेबल ये चीज़ें हों, जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर को वेपर के अंदर, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंजेस हैं, तो वो फिजिकल चेंज अपने पास हो गया, फिजिकल प्रोसेसेस में चेंजेस। दूसरे अपने पास होते केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब केमिकल बॉन्ड्स में अपने पास यहाँ पर चेंजेस आए, केमिकल रिएक्शन अपने पास यहाँ पर होगा, जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन अपने पास यहाँ पर हो गया, ग्लूकोज वगैरह का, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस अपन यहाँ पर करवाते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन अपने पास यहाँ पर हो गया। तो दो तरीके के चेंजेस होते हैं, कौन कौन से दो तरीके के, फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब फिजिकल
केमिकली चेंज अपने पास यहाँ पर आए हैं, रिवर्सिबल ये होगा। और केमिकल चेंज का मतलब क्या हो गया, केमिकल चेंजेस अपने पास यहाँ पर आ गए। सो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस वो क्या होंगे हम लोगों के पास, रेट का मतलब क्या होता है, कितना प्रोडक्ट अपने पास हर यूनिट टाइम में बन के आया, राइट, जिसको क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन, कितने रेट से अपने पास ये चेंजेस हो रहे हैं, वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन वो एक स्पेसिफाइड होती है, और उसको कौन अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। अपने पास टेम्परेचर उसको अफेक्ट करेगा, कौन कितना स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर फिजिकल चेंजेस अपने किस स्पीड से आ रहे हैं, कितना प्रोडक्ट अपने पास पर यूनिट टाइम के अंदर बन रहा है। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना अमाउंट पर यूनिट टाइम अपना बन के आ रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। रेट का मतलब यही होता है कौन सी चीज़ कितने बन रही है। फिर अपने पास एक वो आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंजाइम्स किसी भी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से अगर हम लोग डराइव करते हैं, उनके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जो स्टेबल है। तो जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होते हैं उनके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, स्टेबिलिटी मतलब उसके लिए स्टेबल। तो हाई टेम्परेचर के लिए भी स्टेबल कौन होते हैं, थर्मोफिलिक हाई टेम्परेचर के लिए भी स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक जनरल रूल अपने पास होता है, ये आप लोग अपनी केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे कि हम लोगों के पास रेट जो है वो डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है अगर किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करें। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन डबल हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटा दें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेट, रिएक्शन का रेट, तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है या फिर हाफ हो जाता है अगर हम लोग वहां पर क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर चेंज वहां पर लाते हैं। तो रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ईदर डायरेक्शन। चाहे 10 डिग्री बढ़ा दो चाहे 10 डिग्री घटा दो, केमिस्ट्री के अंदर तुम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो। कैटालाइज्ड रिएक्शन कौन से होते हैं अपने पास, जो जिनके अंदर कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं और इनका रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। वो रिएक्शन जो कि अनकैटलाइज्ड होते हैं, जैसे कि CO2 H2O H2CO3 बनाते हैं। अपन ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रीदिंग चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनको H2CO3 में कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट ना हो तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स H2CO3 के हर घंटे में बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 200। ठीक है, और अभी जब एंजाइम प्रेजेंट है ना तब अपने पास यहाँ पर 6 लाख H2CO3 पर सेकेंड बन रहे हैं। मैंने क्या बोला, अगर एंजाइम ना हो तो हर घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे, और अभी एंजाइम है तो हर सेकेंड में 6 लाख H2CO3 अपने पास यहाँ पर बन रहे हैं। तो एंजाइम क्या करता है, 10 मिलियन टाइम एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन को, 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम्स का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, 10 मिलियन, सीरियसली 10 मिलियन, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट राइट। 10 मिलियन टाइम्स वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, अपने जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, सिर्फ एक स्टेप के अंदर नहीं होते। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हो, जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, पूरा ग्लूकोज को पायरुविक एसिड तक अपन कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली 10 मेटाबॉलिक 10 स्टेप अपने पास वहाँ पर होते हैं, 10 डिफरेंट एंजाइम्स रिएक्शन को अपने पास वो क्या कर रहे होते हैं, कैटलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये पाथवे एक दो एडिशनल रिएक्शन के साथ गिव वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। इसमें से कोई एक चीज़ निकाल के और कहीं निकाल दूँ तो और कोई एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, और कोई कुछ किसी और रिएक्शन में ले जाऊँ किसी भी चीज़ को निकाल के तो और कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर सिर्फ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ताकि हम लोग ज़्यादा एनर्जी डराइव कर सकें, और हर स्टेप के ऊपर एंजाइम होता है। जैसे कि आपने देख ही लिया है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक पाथवे है पूरा, और हर पाथ के ऊपर हर स्टेप के ऊपर एक एंजाइम उसको कैटालिसिस वहाँ पर उसकी कर रहा है। सो स्केलेटल मसल जो होती है हम लोगों के पास, स्केलेटल मसल के अंदर अगर एनारोबिक कंडीशन हो तो तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर कर लेते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तो लैक्टिक
पायरुविक एसिड आप लोग के पास यहाँ पर बन जाता है, ये सब अपन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। लास्ट स्टेप यही होता है पायरुविक एसिड, ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट के अंदर क्या बनता है, इथेनॉल, पता ही है तुम लोग को। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वही ग्लूकोज स्केलेटल मसल में हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर लैक्टिक एसिड बना रहा है, वही ग्लूकोज एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बना रहा है, वही ग्लूकोज ईस्ट के अंदर इथेनॉल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हम लोगों के पास यहाँ पर बनेंगी, अलग अलग चीज़ें अपने पास यहाँ पर बनेगी। इसके बाद ये अपन यहाँ पर देखते हैं, डायग्राम से इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, राइट। तो अपने पास यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं वो किस तरीके से कन्वर्जन अपना करवाते हैं, देखो अब फटाफट से। एक केमिकल जो है विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये आप सभी को पता है कि सबस्ट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये अपने पास यहाँ पर हो गया, और किसके ऊपर बाइंड करके, एक्टिव साइट के ऊपर ये बाइंड करता है और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी वहाँ पर देख चुके हैं कि ये किस में कन्वर्ट, अपने पास एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया। अब इसका मतलब अपने पास यहाँ पर जो एंजाइम है, देखो ये क्या था, ये था मेरा सबस्ट्रेट, ये था मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, ये था मेरा एंजाइम। ये सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर स्ट्रांगली बाइंड करता है। इसका मतलब इनके अंदर एक क्या है, ऑब्लिगेटरी, हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन इनके अंदर है। किसका ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन है, ES कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े हुए हैं, इनका ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ये आपस में जुड़कर अपने पास ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं अपने पास, और हमेशा के लिए नहीं जुड़े हुए, ये सिर्फ एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है। अब अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, वो होंगे, तो अब क्या होगा, अब ये ES कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, प्रोडक्ट ये क्या कर देंगे, प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा अपने पास, और जो अपनी सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट थी वो अपने पास वापस क्या हो जाएगा, वापस वही अपना एंजाइम अपने का बनकर आ जाएगा। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो एंजाइम ने पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, एंजाइम ने क्या किया, पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, तो एंजाइम अपना सबस्ट्रेट के साइड बाइंड करके इसकी सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये सबस्ट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये बीच में क्या बनी थी, ES कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन पाथवे, अपने पास ये यहाँ पर था, ट्रांजिशन स्टेट थी, ठीक है। सो देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, और भी काफ़ी सारी स्टेट हो सकती हैं, हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इन डायग्राम के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ये कैसे है क्या है, देखो। अब इसके अंदर अपने पास एक है X एक्सिस, एक है Y एक्सिस। तो Y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी का कंटेंट, कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर है। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना रिएक्शन हो रहा है, मतलब कितनी एनर्जी और कितना रिएक्शन होता जा रहा है। इतनी एनर्जी है तो इतना रिएक्शन, इतनी एनर्जी है तो इतना रिएक्शन अपने पास यहाँ पर हो गया। ये चीज़ें अपने पास यहाँ पर होती जा रही है, चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्टेंट। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अपने पास यहाँ पर बनता जा रहा है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर अपना प्रोडक्ट वहां पर बनेगा, कितना रिएक्शन अपने पास यहां पर होता जा रहा है। सो जो लेवल अपने पास यहां पर एनर्जी का होगा, बिटवीन लेवल डिफरेंस बिटवीन S एंड P, S और P के बीच में एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है S और P के बीच में, तो P इज लोअर देन S। देखो ये डायग्राम देखो, ये ध्यान से देखना, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, कितना रिएक्शन होता जा रहा है। सबसे पहले अपन को किसको किस में कन्वर्ट करना है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। बीच में अपने पास यहाँ पर होगा एंजाइम। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट अपने पास यहाँ पर था, सबस्ट्रेट को मैंने
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहा तो पहले ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन गई, एनर्जी कम होने की बजाय बढ़ गई। अब ये वापस से एनर्जी कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और फाइनली अपने पास क्या बन रहा है, फाइनली अपने पास बन रहा है प्रोडक्ट। अब एक सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती, अगर प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा होती तो क्या कभी प्रोडक्ट बनना चाहता? कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अगर प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती तो यहाँ पर ये नहीं बनना चाहता। तो इसीलिए सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी क्या होती है, सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी जो है, प्रोडक्ट में एनर्जी कम है। और बीच में अपने पास ये क्या बना, बीच में अपने पास बना ट्रांजिशन स्टेट। ये तो था बिना एंजाइम के। फिर हाँ, इस चीज़ को एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो एक बात बताओ, सबस्ट्रेट को मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, एंजाइम ही इसके साथ जुड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन करेगा और फिर प्रोडक्ट बनाएगा। सो मतलब एक पर्टिकुलरली एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जो इसको कंपेल कर दे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब एक एक्टिवेट इसको होने की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी की इसको ज़रूरत है, इसको पर्टिकुलरली एक्टिवेट होना है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत है। तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपना सबस्ट्रेट हो गया, इसको एंजाइम क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनेगी जो कि फाइनली किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देगी, प्रोडक्ट की। अगर यहाँ पर एंजाइम होता ना, अगर यहाँ पर एंजाइम होता तो अपना एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और अगर बिना उसके रिएक्शन हो रही होती, ये हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे, वैसे अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता तो जो ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी अपने को चाहिए जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, तो वो क्या होती है अपने पास, वो यहाँ पर हाई होती है। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट होता तो मुझे यहाँ पर कम एक्टिवेशन एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती, अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, सबस्ट्रेट है, उसके बाद ये उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बिना एंजाइम के, और ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, और फाइनली अपने पास क्या बन गया, फाइनली अपने पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। सो अपने पास यहाँ पर ये अगर लोअर लेवल के ऊपर है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें अपने पास हैं, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट था हाई एनर्जी के ऊपर, सबस्ट्रेट किस पे था, दो ग्राफ होते हैं ऐसे, केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़े होंगे, दोनों ग्राफ पढ़े होंगे। सबस्ट्रेट किस पे था, हाई एनर्जी के ऊपर, प्रोडक्ट किस पे था, लो एनर्जी के ऊपर। पहले हाई एनर्जी थी, फिर लो एनर्जी हो गई, तो मतलब इसका मतलब एनर्जी निकल गई, निकली कि नहीं निकली, कौन सा रिएक्शन हुआ, एनर्जी ली है या दी है, देखो दी है ना, एक्सोथर्मिक ना, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक अपने पास यहाँ पर होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास यहाँ पर होगा, जो कि क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता, उसमें आप लोग को मैंने बोला ना, ये वाला इजीली बनना चाहेगा, ये वाला प्रोडक्ट इजीली बनना चाहेगा जिसके अंदर खुद में एनर्जी कम है। दूसरा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में अगर तुम्हें बनवाना है वैसा प्रोडक्ट तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर सबस्ट्रेट यहाँ होता, प्रोडक्ट यहाँ होता, प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा होती। और ये ग्राफ तुम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर देखा भी होगा। तो दो रिएक्शन अपने पास यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से दो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। वैसे ही तुम लोग को पता चल जाएगा, अगर सबस्ट्रेट में हाई एनर्जी है, प्रोडक्ट में लो एनर्जी है, मतलब एनर्जी जो है वो निकल गई है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सबस्ट्रेट में लो एनर्जी होती और प्रोडक्ट में हाई एनर्जी होती, मतलब इधर एनर्जी दी गई है, तो कौन सा रिएक्शन होता, एंडोथर्मिक रिएक्शन अपने पास यहाँ पर होता, राइट। और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, मेकिंग ट्रांजिशन S2P more
ईजी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस ट्रांजिशन को नीचे ले आते हैं, उसको आसान बना देते हैं। एंजाइम्स के नेचर की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो एंजाइम्स के अंदर सबस्ट्रेट जो है वो क्या करता है, मतलब ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है एंजाइम इसके साथ में, राइट। यहाँ पर अपने पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये शॉर्ट लिव्ड है, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में डिसोशिएट ये अपने पास यहाँ पर हो जाता है, और एंजाइम अपना चेंज नहीं होता, सबस्ट्रेट तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, और वापस से अपने को क्या मिल जाएगा, एंजाइम मिल जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जुड़े थे उन्होंने क्या बना दिया अपने पास, सबसे पहली बात ये अपना क्या था, ये अपना था सबस्ट्रेट, ये अपना था प्रोडक्ट, ये था एंजाइम, ये दोनों जुड़े, इन्होंने किस चीज की फॉर्मेशन कर दी, ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर दी। अब ये S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P, मतलब EP कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, और फिर E अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। इसके बेसिस पर अपने पास यहाँ पर जो कैटालिटिक साइकिल है उसको अलग अलग चीज़ों में डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव एंजाइम के साथ बाइंड करता है, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड करता है, सीधी सी बात है, ये हो गया यहाँ पर। सबसे पहले ये सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड कर रहा है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। उसके बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर, शेप वेप अल्टर हो जाएगी, बाइंडिंग सबस्ट्रेट का बाइंडिंग अपने पास एंजाइम में हो जाएगा, ठीक है। अब बन गया अपने पास, तो यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस एंजाइम और प्रोडक्ट अपने को मिल जाएंगे अलग अलग से। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम product complex is formed. So step number 1 is substrate binds to the active enzyme. This is step number 1. Step number 2 is enzyme complex की formation. Tightly shape wave change हो गई, enzyme complex की formation हमने कर दी. This is step number 3. 2 और 3 एक ही include किया हुआ यहाँ पे। उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या होगा, releases the product of the reaction and free enzyme हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा, that will bind to another molecule. तो सीधे सीधे शब्दों में इसके बारे में यहाँ पर मैंने just डिस्क्राइब करके स्टेप की फॉर्म में लिख दिया और कोई भी चेंजेस नहीं आए। उसके बाद कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अपनी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना टेम्परेचर और pH। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि जो एंजाइम्स अपने पास होते हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ख़राब भी हो सकते हैं, तो इनका एक नैरो रेंज होता है टेम्परेचर का जिसमें ये ढंग से रह सकते हैं, और नैरो रेंज ही इनका pH का हो सकता है। तो जो हम लोग जिसमें ये सही रहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कहेंगे, जिस pH के अंदर ये सही रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। तो अगर अपने पास यहाँ पर हम लोगों के पास ऑप्टिमम वैल्यू से हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो अपने पास वहाँ पर हम लोगों के पास जो भी एक्टिविटी हम लोग को मिलनी थी वो क्या हो जाएगी, वो हम लोग के पास वहाँ पर कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तुमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो ये एंजाइम पता है क्या हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। टेम्परेचर कम कर दिया तो इनएक्टिव अपने पास हो सकता है, लेकिन ना यार कोई चीज़ इनएक्टिव हो गई तो वापस वही टेम्परेचर देने पर एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, ये एंजाइम्स डीनैचुरेट हो जाते हैं। डीनैचुरेट होने का मतलब अब ये ख़राब हो जाएंगे, तुम लोगों को फीवर हो जाता है, फीवर होने पे तुम्हारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर अगर तुम्हारी बॉडी में बढ़ जाता है ना तो वहाँ पे तुम्हारे एंजाइम्स जो है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए फीवर को तभी दवाई लेके कम करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो तुम्हारी बॉडी में जो इतने सारे एंजाइम्स थे ना जो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम pH पर ही, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते थे, वो डीनैचुरेट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर अगर कम हो गया तो अपना एंजाइम इनएक्टिव होगा, लेकिन वापस वही टेम्परेचर दे दोगे तो एक्टिव हो जाएगा। बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अपना एंजाइम डीनैचुरेट हो जाता है, और डीनैचुरेट होने के बाद उसके बाद वापस कभी भी नहीं आता। सो टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हाई टेम्परेचर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा, जबकि जो लो टेम्परेचर है वो अपने पास क्या करेगा, वो अपने पास यहाँ पर टेम्परेरली उसको इनएक्टिव कर देगा, वो उसको टेम्परेरली इनएक्टिव कर देगा, और हाई टेम्परेचर उसको हमेशा के लिए डीनैचुरेट कर देगा, हमेशा के लिए खराब कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद अपने पास यहाँ पर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। तो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल तुम लोग का सबस्ट्रेट को तुम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर ये बढ़ गया तो क्या अपने पास यहाँ पर
रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं सबस्ट्रेट बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई, तुम्हें नहीं लगता कि एक टाइम पर एंजाइम कम ही पड़ जाएंगे? एक टाइम के बाद ये इनका जो कंसंट्रेशन का जो रेट बढ़ रहा था वो रेट बढ़ना कम हो जाएगा। मैंने क्या बोला आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को क्या करना था, तुम्हारे घर में थे 10 रोटी बनाने वाले लोग, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे दीदी को आज बार बार रोटियां याद आ रही हैं, लगता है खाना बना के आई है। ठीक है, तो तुम्हारे घर के अंदर मान लो थे 10 रोटी बनाने वाले लोग। अब 10 रोटी बनाने वाले लोगों ने अपने पास यहाँ पर क्या किया, उन्होंने वो रोटियां बना रहे थे अपने पास, और रोटियां जब वो बना रहे थे तो अपने पास 7 रोटियों का आटा था, ठीक है। तो अपने को सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाना है, रोटियां बनवानी है, और एंजाइम अपने पास कितने हैं, एंजाइम अपने पास हैं 10, और हम लोग के पास सबस्ट्रेट कितने थे, सबस्ट्रेट अपने पास थे 7। तो ये 10 एंजाइम, इनमें से 7 कोई भी उठा रहे हैं और 7 रोटियां बनवा रहे हैं। तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा रोटियों का आटा बढ़वा देते हैं, 10 बढ़वा देते हैं ताकि जल्दी रोटियां बननी स्टार्ट हो जाएं, 10 रोटियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, तुम लोगों ने सबस्ट्रेट बढ़वा दिया, तुमने रोटियों के लिए जो आटा था वो तुम लोगों ने बढ़ा दिया, क्योंकि तुम्हारे पास अभी एंजाइम अवेलेबल थे। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर 15 रोटियों का आटा रख दिया, बट रोटी बनाने वाले तो तुम्हारे पास 10 ही है ना, तो अभी तो 10 ही बन पाएंगी, चाहे तुम यहाँ 15 रख दो, चाहे तुम यहाँ पे 25 रख दो। तो एक बार जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाते हैं, उस टाइम पर तो वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक, उसके बाद वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है। फिर कितनी ही कंसंट्रेशन बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैचुरेशन अपने पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सैचुरेशन अपने पास यहाँ पर आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्सिमम। एक कितना ही उसके बाद अपना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा लो, फिर वो चीज़ अपने पास यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। और मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, उसको क्या बोला जाता है, उस पर जो अपना कंसंट्रेशन आएगा, Km कांस्टेंट। What is Km constant? Km constant is that value of substrate, ये substrate का concentration है, substrate की वो concentration जिसके ऊपर velocity half of the maximum होती है। Km concentration is that concentration of the substrate जिसके ऊपर velocity maximum की half होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको Km कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो Km कंसंट्रेशन अपने पास हो गया, V मैक्सिमम अपने पास हो गया। इसके बाद अपने पास जो एक्टिविटी है एक एंजाइम की, दैट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। मतलब अपने पास यहाँ पर ये 10 रोटियां बनाने वाले तो हम लोग लाए थे, लेकिन साथ में इसमें से एक की गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ गई, तो अब इनमें से एक रोटियां बनाने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्या कर देगी, रिएक्शन को, वो रोटियां ढंग से नहीं बनाएगा, वो रिएक्शन को इनहिबिट कर देगी। तो कुछ इनहिबिटर्स भी अपने पास यहाँ पर होते हैं, जो कि किसका काम करते हैं, इनहिबिशन का काम करते हैं, ठीक है। ओके, कुछ तरीके के इनहिबिटर्स के बारे में बात करते हैं। अगर दो आपस में सेम से यहाँ पर हैं, तो कौन सा इनहिबिटर होगा, वो कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन की वजह से चीज़ इनहिबिट हो गई। कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे जैसे हैं तो कंपटीशन करेंगे कि मैं एक्टिव साइट पर जाकर ऐड होऊंगा या तू एक्टिव साइट पर जाकर ऐड होगा, तो ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन असल में रिएक्शन को तो इनहिबिट ही कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये सेम से अपने पास यहाँ पर है। सब इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा कि कौन एंजाइम के ऊपर जाकर बाइंड करेगा। मतलब अपने पास ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ये एंजाइम था, सबस्ट्रेट के साथ में इनहिबिटर भी आ गया जो कि इस सबस्ट्रेट जैसा ही है, इस सबस्ट्रेट के साथ ही कंपटीशन कर रहा है कि तू एंजाइम, जो एंजाइम से बाइंड कर पाएगा वही प्रोडक्ट बना पाएगा। तो ये दोनों आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि तू एंजाइम से बाइंड करेगा या मैं एंजाइम से बाइंड करूंगा। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंसेस होते, एक बड़ा आदमी होता एक छोटा होता, तब तो क्या ही कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन किसके बीच में होता है, अपने जैसे लोगों के बीच में। अब तुम मुझसे कंपटीशन थोड़ी ना करोगे, तुम अपने वाले बच्चों से कॉम्पीट करोगे जो तुम्हारे वाले मतलब अभी जो तुम्हारे साथ नीट देने वाले हैं, राइट। तो जो तुम्हारे जैसा है, जिसके साथ तुम्हारी क्लोज रिजेम्बलेंस है, उसके साथ तुम लोग कॉम्पीट करोगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस को कौन करता है, मैलोनेट, जो कि क्लोजली रिजेम्बल करता है हम लोगों के पास यहाँ पर टू द सबस्ट्रेट सक्सीनेट। तो अपना सक्सीनिक इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिजेम्बल्स द सबस्ट्रेट
सक्सीनेट इन स्ट्रक्चर। सक्सीनेट को सक्सीनिक एसिड के अंदर अपना कन्वर्ट करना था हम लोगों को। कौन कन्वर्ट करता था? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो ये क्या हो गए? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड दीज आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। जो बैक्टीरियल पैथोजेंस का कंट्रोल हम लोग करते हैं ना, ताकि बैक्टीरिया बाइंड ना कर जाए, उसकी जगह हम लोगों के ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जाकर बाइंड कर जाए, तो हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स की कुछ क्लासिफिकेशन अपने पास यहाँ पर की जाती है। वो क्या हो गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेस कह लो। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन, तो एक ऑक्सीडाइज्ड दूसरा रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड ये रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा। ट्रांसफरेज का मतलब एक ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, तो इसने अपना ये वाला ग्रुप उठाकर इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफरेज हो गया। हाइड्रोलेज का मतलब अपना क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो रही है, बॉन्ड्स अपने पास यहाँ पर टूट रहे हैं, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, सी सी बॉन्ड, सी हेलाइड बॉन्ड, पी एन बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, टूट रहे हैं। लाइजेस, लाइजेस का मतलब अपने पास क्या होगा? ला भाई, बहुत हो गया अपने पास यहाँ पर, हम इन दोनों से जुड़े हुए हैं, अब अपना ही कुछ कर लेते हैं। ला भाई, अपना ही कुछ कर लेते हैं, तो इन्होंने आपस में एक्स वाई ने जुड़ दिया और इन दोनों को छोड़कर निकल गए। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या बच गया? कार्बन और कार्बन के बीच में, इसका भी एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसका भी एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। राइट, तो अपने पास क्या हो गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर हमने कर दिया। हाइड्रोलेज का मतलब अपने हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर कर दिया। लाइसिस का मतलब ला भाई, आपस में ही अपन अब कुछ कर लेते हैं, तो ये आपस में ही जुड़ गए। उसके बाद आइसोमरेज का मतलब आइसोमेरिज्म, उस जैसा ही, तो इंटर कन्वर्जन, ऑप्टिकली एक्टिव उनके अंदर आइसोमेरिज्म जो है। लाइगेजेस का मतलब लाइगेज, लाइगेज दो चीज़ों को जोड़ना साथ में, दो चीज़ों को जोड़ना साथ में। ठीक है, इसके बाद अपने पास यहाँ पर आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं हम लोग के पास? जो एंजाइम्स हैं, दोज आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। क्यों, क्या है एंजाइम्स? क्या है अपने? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स हैं तो ये किससे बने हुए हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए हैं। प्रोटीन्स किससे बने होंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन से अपने पास यहाँ पर बने होंगे। ठीक है जी, देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? बाउंड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। एंजाइम से इतना काम करवा रहे हो, एंजाइम को भी तो सहारा दे दो। तो उसको जो सहारा देता है, जो उसके साथ रहता है, दैट इज उसका जीवन का साथी, उसका कोफैक्टर वो यहाँ पर होता है। तो एंजाइम का जो प्रोटीन फैक्टर अपने पास यहाँ पर हो गया, तो वो तो क्या हो गया? एपो एंजाइम। और अपने पास कोफैक्टर्स जो उसके साथ जुड़े होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, और मेटल आयन हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? अपना जो ये एंजाइम होता है, इस एंजाइम को भी सहारा चाहिए, और इसको इनकी अर्धांगिनी, इनके अंदर अर्धांगिनी कौन है? कोफैक्टर, जो कि तीन तरीके की हो सकती हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। ध्यान से देखना, एंजाइम के साथ देने वाला वैसे तो लगता है कोएंजाइम, लेकिन ये तीनों की तीनों चीज़ें कोफैक्टर्स के अंडर आती हैं। एंजाइम के साथ देने वाले कोफैक्टर्स होते हैं, ना कि कोएंजाइम तो देगा, कोएंजाइम तो एक पार्ट है। तो एंजाइम का साथ कौन देते हैं? कोफैक्टर्स। कोएंजाइम इज जस्ट अ पार्ट, राइट। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं हम लोगों के पास यहाँ पर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन विच दे आर टाइटली बाउंड टू द प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम से ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। सो पर ऑक्सीडेज और अपने पास कैटालेज हो गया, जो कि क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। हीम यहाँ पर क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जो कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का एक पार्ट होता है। को एंजाइम अपने पास, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। दूसरा को एंजाइम, वो भी एंजाइम जैसे ही, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। एपो एंजाइम कौन होगा? जो असल में एंजाइम है। तो अपने पास ये क्या है? ये था अपना एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के साथ में कौन जुड़े हैं? कोफैक्टर। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया एपो एंजाइम, आपे ही एंजाइम, जो आपे एंजाइम है, तो उसके साथ ये जुड़ते हैं। ट्रांजिएंट अपने पास यहाँ पर होता है। को एंजाइम आर द कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट, ये काफ़ी सारे उनके अंदर होते हैं क्या, एसेंशियल केमिकल रिएक्शंस के अंदर। जैसे कि अपने पास यहाँ पर क्या हो गया?
NAD, NADP करते हो ना, तो ये क्या होता है हम लोग के पास यहाँ पर को एंजाइम्स। उसके बाद मेटल आयंस अपने पास यहाँ पर होंगे जो एक्टिव साइट से जुड़े होते हैं काफ़ी सारे। जिंक अपने पास यहाँ पर हो गया जो कि को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज उसके लिए होता है। सो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द को फैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। तो जिस एंजाइम के पास को फैक्टर होता है उससे अगर को फैक्टर को रिमूव कर दो तो कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एंजाइम साथ में उसका को फैक्टर, ठीक है, एंजाइम साथ में उसका को फैक्टर जो कि 3 तरीके का, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड तीसरा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मेटल आयंस। इनके तीनों के एग्जाम्पल गिवन है, वो याद करना है। दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। बाकी केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत डिटेल में एंजाइम्स पढ़ते हो। ओके बाय।